to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बात इस पर भी हो रही है कि जादुई ढंग से एक बार फिर से चुनाव के बीतते ही पेट्रोल के, डीजल के, ईंधन के, सीएनजी के दाम बढ़ने लगे हैं। तमाम जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है उन पर बात हो रही है। तो मैं अपने विद्वान मेहमानों से एक एक करके जानना चाहूँगा, बजट पे जो ट्रेजरी बेंच है, जो सत्ता पक्ष है, उसके क्या आर्ग्यूमेंट रहे, लोकसभा राज्यसभा में कौन सी चीज़ें रिमार्केबल रहीं, किसने उसे लीड किया, क्या उनके मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे, विपक्ष की तरफ से क्या रणनीति दिखी बजट के इर्द गिर्द, महंगाई के इर्द गिर्द। संदीप, आई विल स्टार्ट विद यू दिस टाइम। ये तो एक मुद्दा रहा ही। कल जब ये बजट सत्र का कंक्लूजन हुआ तो कांग्रेस ने ये कहा कि सरकार इस मुद्दे से, महंगाई वाले मुद्दे से भाग गई। एक्चुअली उनका ये कहना था कि सबसे आम आदमी से जो अगर कोई एक मुद्दा जुड़ा हुआ है जो आम आदमी से बहुत रोजाना उसमें एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो है प्राइस राइज, इन्फ्लेशन और फ्यूल हाइक। 2 हफ्तों में 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल अब बढ़ चुका है। तो इस पे सेपरेट डिस्कशन ये लोग चाहते थे कि एक अलग से डिस्कशन हो। लोकसभा जिसको मैं कवर करता हूँ, लोकसभा का जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें ये इन प्रिंसिपल सहमति हो गई थी कि एक सेपरेट डिस्कशन होगा। लेकिन उसमें एक कैविएट ये था सरकार के तरफ से, वो अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। लेकिन वो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन पे नहीं हुआ। यूक्रेन पे जब डिस्कशन हुआ तो उस पे हरदीप पुरी, जो कि इवैक्यूएशन एफर्ट से जुड़े हुए थे और पेट्रोलियम मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि वो अगर आप बाकी देशों में देखें तो 50% तक बढ़ा है, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ 5 to 10% बढ़ा है। तो वो बहुत ही माइनर इंक्रीज है। और पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो डाल दिया कि ये यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके वजह से बढ़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट तब भी चल रही थी जब चुनाव चल रहे थे। तो 137 डेज, 137 दिन बिल्कुल 1 रुपए 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। और जैसे वो चुनाव खत्म हुए, और चुनाव खत्म होने के बाद भी कुछ दिन रुके रहे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल लाइंस पे नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि सबने वो मजाक उड़ाया कि अब चुनाव खत्म तो कल से आप देखना कि 10 रुपए बढ़ जाएंगे, 8 रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन फाइनली 3-4 दिन रुक के 80 पैसे बढ़ाते बढ़ाते अब 10 रुपए से ज्यादा हो चुका है। जो ऑपोजिशन का रवैया है, उनका कहना है वी टोल्ड यू सो, हमने कहा था कि चुनाव जाते ही वो बढ़ाएंगे। और सरकार का कहना है कि पहली बात तो ये कहना है कि ये इंटरनेशनल जो स्थिति है उससे लिंक्ड है। दूसरी बात, कई बार प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है वो बोल चुके हैं, और कल भी उन्होंने कहा कि जनता ने ऑपोजिशन को सबक सिखा दी है, उनको अपने औकात दिखा दी है। सो वो 5 राज्यों में 5 में से 4 राज्य बीजेपी जीत चुकी है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। So that is where the government stands. Sorry. All right. लिज, बजट के इर्द गिर्द क्या बहस हुई, विपक्ष की क्या रणनीति रही, और जो सबसे बड़ी शिकायत है कि महंगाई पर चर्चा नहीं करने दी गई। मेरे सामने प्रहलाद जोशी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने इस क्रिटिसिज्म के डिफेंस में अपनी बात रखी। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष की मांग पर ही ऐसा किया गया। एग्जैक्ट जो उनका आर्ग्यूमेंट था, विपक्ष के कहने पे बजट सत्र एक दिन पहले खत्म किया गया, सरकार महंगाई पर चर्चा कराने से नहीं भागी, एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल्स के दौरान महंगाई पर बोलने का लगातार मौका दिया गया। प्लीज व्हाट्स योर टेक? ये बीजेपी हमेशा ऐसे वाला, हिमांशु को पता है, हमने बहुत बार सुन चुका है। जब भी चाइना के बारे में बात नहीं करना है तो बोलेंगे ठीक है, वो टैक्स मोशन के में डिस्कशन में हो गया था, नहीं तो और जनरल डिस्कशन में प्राइस राइज के इसमें हो गया था, नहीं फॉरेन पॉलिसी में हो गया था। ऐसे बीजेपी जब उनको ये एक डिमांड रिजेक्ट करना है तो ऑब्वियसली दे हैव नंबर्स, दे विल
वो लोकसभा में ब्रूड मेजोरिटी है, वो हमेशा उस पे जिस पे उनको चर्चा चाहिए उस पे ही करेगा। यूक्रेन में उनको पता था, यूक्रेन इश्यू में उनको एक तो उनका कुछ लेना देना सीधा नहीं है, एक तो ये है, दूसरा जो इवैक्यूएशन प्रोसेस जो हुआ है गंगा मिशन, उस पे सारे विपक्ष ने उनको तारीफ किया। उनको पता था ये तारीफ मिलेगा, बेसिकली हम पूरा सारे स्टूडेंट्स को उधर यूक्रेन से निकाला था, तो इसलिए तारीफ पाएगा, इसलिए वो तो बड़ा लंबा डिस्कशन उन्होंने अलाउ किया। ये देखिए हम पहली बार नहीं सुन रहे, ये कोई इसके थैंक्स मोशन के बीच में हो गया था, जब दिस फार्मर्स बिल वाला डिस्कशन मांग के एक पूरा सेशन ऐसे चले गया था, तो ये डिमांड था, ठीक है वो उस प्राइस राइस में या थैंक्स मोशन के डिस्कशन में हो गया था, उसमें अभी दूसरे क्यों डिस्कशन चलना है। चाइना के बारे में जब डिस्कशन मांगा कि बॉर्डर सिचुएशन के ऊपर, तभी इन्होंने ऐसे एक्सक्यूज दिया। बीजेपी हमेशा ऐसा है कि उनका एक मुद्दा, they don't want to be in defensive in the house even if they have the numbers. They have actually, you know, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहे बीजेपी को क्यों नहीं why can't they face this discussion? Because they have the numbers, they have the speakers, they can actually defend the government. Like Sandeep mentioned it, the government has been blaming the external forces and external the issues for the crude oil price के उस पे आ रहे थे, तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनका ये राज्यसभा में ये नहीं हो पाया। नंबर के है साउथ के पार चुका है, लेकिन फिर भी ये प्राइस रेस का इश्यू है, तो एक तो इवन रीजनल पार्टीज सरकार को मदद नहीं करेंगे, सरकार के साथ नहीं, सरकार के सपोर्ट में बात नहीं करेंगे, इसलिए तो राज्यसभा में भी इन्होंने नहीं किया, लोकसभा में भी नहीं किया। They just don't want to face bitter truth. That is BJP, that has been BJP's thing. आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए हाउस का, जो मैं हमेशा हाउस में लोकसभा की फर्स्ट हाफ हमेशा अटेंड करते हैं, हिमांशु जानता है कि मैं क्वेश्चन नंबर पे आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन का जवाब, सवाल का जवाब ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुरू होता है। जो नरेंद्र मोदी जी आने के बाद ये हो गया सारा सवाल, एक जो भी आप मांग ले, रेलवे पूछ लीजिए, फॉरेन पॉलिसी पूछ लीजिए, सिविल एविएशन पॉलिसी पूछ लीजिए, पेट्रोल का प्राइस के बारे में पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुरू होता है सवाल जवाब। और बोलेंगे 8 साल से सरकार में है, फिर भी बोलेंगे यूपीए सरकार की वजह से ये हो गया। जो MTNL BSNL का मुद्दे उठाते हैं, सारे MPs बोलते हैं हमको MTNL का कनेक्शन मिलते नहीं है, एक भी कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो अश्विनी वैष्णव उठ के बोलेंगी BSNL और MTNL नुकसान में थे, आपको पता, हमको सबको पता है कैसे हो गया। दिस हैज बीन हिज स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स इन एवरी, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड लेके देख लीजिए, यही होगा आंसर। ये अभी भी ये जो दो चीजें, एक तो जब इनका जो इश्यू थोड़ा उनका when they are in defensive, उनको अटेंड ही नहीं करना है, they don't want to face the house, they don't want to face the discussion, and when it is in other things, what they'll do is they'll blame the UPA previous government. ये इनका अभी पता नहीं, अभी कब तक हम ये सुनना पड़ेगा कि यूपीए की वजह से ये सारा इश्यू हो गया। और मैं ये नहीं बोल रही कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, ओब्वियसली गवर्नमेंट काम कर रहे, इसकी वजह से उनको वोट मिलता है, लेकिन उनकी जो हाउस में जो उनकी जो एटीट्यूड है, इसके बारे में ये है, हमेशा किसी और को ब्लेम करो, नहीं तो ना फेस ही न मत करो। अच्छा, हिमांशु आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? नहीं, जो बात लीज कह रही है कि बीजेपी में डिस्कशन नहीं हुआ, बीजेपी हमेशा ये करेगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा जिन इश्यूज के ऊपर उसको ऊपर अटैक हो और थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़े। बीजेपी के वो स्पीकर्स अब उस तरीके के नहीं हैं। आज अगर हम देखें 2004 से 14 के बीच में अगर आप बीजेपी के स्पीकर्स की संख्या देखें तो वो बहुत बेहतरीन स्पीकर्स थे, चाहे वो सुषमा स्वराज हो राज्यसभा में, अरुण जेटली हो, यशवंत सिन्हा हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ये तमाम वो लोग थे जो सरकार पे अटैक करते थे।
दूसरी एक चीज वैसे भी हिमांशु, वैसे भी विपक्ष में बैठ के सरकार की आलोचना करना अपेक्षाकृत, हाँ उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है सौरभ। मैं 2009 से आपको बताता हूँ, 2009 के बाद बीजेपी एक कट मोशन लेके आई थी पेट्रोल प्राइस को जब 5 रुपए बढ़ाया गया था बजट सेशन के अंदर, फाइनेंस बिल को के पर एक कट मोशन लेके आए थे। 2 कट मोशन थे उस वक्त, एक लेफ्ट पार्टीज की तरफ से आया था, एक बीजेपी लेकर आई थी, और बीजेपी उस कट मोशन पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। बीजेपी ने वो कट मोशन लाकर जेएमएम के शिबू सोरेन जो उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री थे बीजेपी की गठबंधन की सरकार में, उन्होंने कट मोशन के खिलाफ जो है वो वोट दे दिया था और बीजेपी ने वहां से समर्थन वापस ले लिया था शिबू सोरेन से। उसका नुकसान बीजेपी को हुआ था, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती थी, वर्डिंग रहती थी अपनी बात पर कि आप पहले, अब विपक्ष को ये देखना चाहिए था कि उनको स्पोर्ट्स पे चर्चा करानी है, यूक्रेन पे पहले करानी है या किस पर। ये विपक्ष और सरकार बीएससी की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय करते हैं पहले चर्चा किस पर होगी। अगर विपक्ष इसी बात को लेकर अड़ जाता कि पहले आप महंगाई को लेकर चर्चा कीजिए, उसके बाद ही आगे कोई चर्चा होगी। बीएससी में भी मेजोरिटी किसका होता है? नहीं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं। 2009 से 14 के अंदर भी बीजेपी, या 4 से 14 में बीजेपी इन सब चीजों को लेकर अडिंग होती थी और हाउस को चलने नहीं देती थी। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के पास तब सांसदों की संख्या ठीक ठाक थी, लगभग 130 135 तक रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी और अपोजिशन जो है वहां तब यूनाइट नजर आता था इश्यूज के ऊपर। आज अपोजिशन जो है वो अलग अलग इश्यूज पे बटा हुआ है, इसका फायदा बीजेपी हमेशा उठाती है। आप देखिए, बीजेडी की तरफ से कोई महंगाई को लेकर बात नहीं की जा रही, टीआरएस की तरफ से नहीं की गई, जो है वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से नहीं की जा रही है, टीएसआर कहीं नहीं है, बाकी टीएमसी और कांग्रेस वो है ना टीआरएस और वाईएसआरसीपी और भी मांगा था, मांगा, लेकिन उस तरीके का नहीं है उनका एग्रेशन। हिमांशु जी थोड़ा सा भाई एक संदीप आई विल कम टू यू। हिमांशु जी, आपका देखिए ये फैक्ट चेक हो रहा है लगातार 2-3 चीजों पे लिज के द्वारा। नहीं, मैंने कहा ना कि अग्रेशन होता है वो एक टाइम पे, अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट पार्टीज भी बीजेपी के साथ कई इश्यूज पे खड़ी होती थी अपोजिशन में। आज उस तरीके से अपोजिशन डिवाइड है, आप मानिए। चलिए वाईएसआर ने हिमांशु, वी विल स्पेसिफिकली कम टू डिस्कस अपोजिशन के लिए आएंगे। पहले हम थोड़ा बजट, महंगाई और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी की स्टैंड बात करें। संदीप, आप ये जो प्राइस, आई जस्ट हैव अ स्मॉल करेक्शन टू मेक। ये जो प्राइस राइज का जो डिस्कशन हुआ था वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक डिस्कशन हुआ कि ये कैसे किया जाए। तो सरकार, ये हमेशा होता है सौरभ की जो सरकार अपना लेजिस्लेटिव एजेंडा पहले वो कहते हैं कि ये बिल हमारा पास करा दो, इसके बाद हम ये डिस्कशन करा देंगे। तो कुछ मुद्दे उठाए गए थे जो प्रायोरिटी में थे। एक यूक्रेन, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से जो वो अफेक्टेड हुए हैं, डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनका क्या होगा फ्यूचर, जो उनके पढ़ाई को लेके, तो उस पर सरकार तुरंत मान गई। दूसरा, ये प्राइस राइज का जब मुद्दा हुआ और लिज ने जैसे कहा, उसमें टीएमसी, कांग्रेस, टीआरएस, सारे, फारूक अब्दुल्ला का पार्ट, मतलब सारे ऑल ऑपोजिशन पार्टीज, डीएमके, सब ने मांगा फ्यूल प्राइस हाइक। टीआरएस ने उस पे साथ में पैडी प्रोक्योरमेंट वाला इशू भी उन्होंने कहा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है तेलंगाना में। और फिर उसमें क्या हुआ, डिसीजन ये हुआ था कि उन्होंने तय किया कि ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर जो है, जब वो डेट हम तभी फिक्स करेंगे जब हमें मिनिस्टर की अवेलेबिलिटी पता होगा, और वो लोकसभा अध्यक्ष पे छोड़ दिया गया था, लेकिन वो अवेलेबिलिटी हो नहीं पाया, और दैट इज द रीजन व्हाई दे कुड नॉट हैव दिस डिस्कशन। और एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग, कल जब ये एक दिन पहले जब खत्म हुआ तो क्या हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि सरकार भाग गई, चर्चा नहीं कराना चाहते थे, एक दिन उन्होंने कर्टेल कर दिया। तो प्रहलाद जोशी ने ये आके कहा कि कांग्रेस लोगों, ये तो कांग्रेस के कहने पे हमने एक दिन पहले खत्म किया, क्योंकि उनको अष्टमी के दिन रामनवमी के लिए जाना था। तो आप सोचिए, जो पार्टी कांग्रेस को रोजाना बोलती रहती है कि ये तो हिंदू है ही नहीं,
कल पार्लियामेंट, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कल उन्होंने, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, ये मैं और आप दोनों थे। हाँ, तो हिमांशु भी, तो उन्होंने कहा कि और कांग्रेस को रामनवमी के लिए जाना कि रामनवमी के लिए जाना था। फिर किसी ने पूछा तो उन्होंने जयराम का भी नाम लिया। हिमांशु, जयराम, और उन्होंने कहा कि जयराम ने हाथ जोड़कर कहा हाँ कि हमको एक दिन के लिए हाउस जल्दी अर्जेंट कर दीजिए। हाँ, और मतलब आप खुद, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा कि जो अटैक, पॉलिटिकल अटैक होता है कांग्रेस पे, कि ये तो मतलब ये तो हिंदू पर्याप्त भारतीय नहीं है, आदि भावनाओं के कदर नहीं करते। लेट हिम कंप्लीट। हाँ जी संदीप, उसमें यही कारण है कि अपोजिशन कहीं ना कहीं डिवाइड है। इसका फायदा बीजेपी हमेशा उठाएगी पार्लियामेंट में, और इस तरीके के डिस्कशन से बचने का रास्ता निकाले। बट हिमांशु, जब ऑपोजिशन ने एक साथ फार्म लॉस के लिए डिस्कशन मांगे थे, क्या किया था? हाँ, तो आप देखिए उस टाइम हंगामा और हाउस नहीं चला, और उसके बाद उन सारे एमपीज को राज्यसभा के अंदर सस्पेंड किया। एक बार 11 किए, एक बार 12 किए। जब उनको नहीं हाउस नहीं करना है तो स्पीकर से वो हाउस एडजॉर्न करवाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और अच्छा, एक चीज बताइए, पॉलिटिकली की जाती है। एक चीज बताइए, इस पे भी लोगों ने बहुत ध्यान दिलाया कि एक जो कस्टमरी स्पीच होती है राज्यसभा में चेयरमैन की, सभापति की, वेंकैया नायडू ने वो भी नहीं दी क्लोजिंग स्पीच। बट सौरभ जी, ये एक बात है कि बीजेपी जब भी उनके बातें, हिमांशु जानता है तो हम इस पे बात भी करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। तो जब प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोडक्शन के लिए आया था कि ओपोजिशन का हंगामा था फार्म लॉ लेके, तो तब उनके राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पहली बार हो रहे हैं। आपको ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि व्हेन मनमोहन सिंह वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिज मिनिस्टर्स, अडवाणी जी से लेके सब एक साथ खड़े होके हाउस को डिसरप्ट किया था। उसके बारे में हमेशा ये लोग जो इन्होंने जो पास्ट में किया है हमेशा भूल जाते हैं। जब भी ओपोजिशन कुछ करते हैं पहली बार होता है, जब भी सरकार का कुछ अचीवमेंट है वो पहली बार बीजेपी कर रहे हैं। ये हमेशा ऐसा है कि ऐसा वाला इश्यूज राज्यसभा लोकसभा डिसरप्शन थ्रू आउट पहले भी हो गया है। जेपीसी मांग करके 2G के ऊपर जेपीसी मांग करके 2 सेशन पूरा उन्होंने पूरा डिसरप्ट करके पूरा वॉश आउट हो गया था। नहीं, जब तो वो अरुण जेटली का एक बड़ा, मैं और आप ही कवर कर रहे थे तब। बिल्कुल, उसमें अरुण जेटली का क्या स्टेटमेंट था राजदीप जी? डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट, डिस्टर्बेंस कई बार लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। डिसरप्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री एक्शन, इफेक्टिवली वर्चुअली जस्टिफाइंग कि डिसरप्शन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं, इस प्रोग्राम के आने के पहले मैं डेरिक ओब्रायन से बात कर रहा था, वो फोन पर बात कर रहे थे। बड़े परेशान है डेरिक ओब्रायन, वो एपोस्ट्रोफी एस के चक्कर में उनका पीएफ का अकाउंट अटका हुआ है। हालांकि उसमें एक बड़ी पिक्चर भी है कि जो भी एंग्लो इंडियंस हैं जिनके नाम की स्पेलिंग होता है तो वो सॉफ्टवेयर लेता नहीं, परेशान थे। जी बताइए। उनका कहना है, वो राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आपने केजरीवाल ने क्या कहा नहीं बताया, नेता नगरी के दर्शकों को। ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि वो अब ट्विटर पर भी ये रखने वाले हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि पीयूष गोयल जी जो बीजेपी के राज्यसभा के नेता हैं, हाँ, वो पिछले एक हफ्ते से पार्लियामेंट में नहीं है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। हाँ। उनका कहना है कि अगर आप नेता हैं राज्यसभा से, पार्लियामेंट चल रहा है, तो आप उसी समय अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मैसेज क्या जाता है आपको कि आप पार्लियामेंट सीरियसली नहीं लेते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है कि आज मुझे लगता है कि जनरली ये देखा गया है कि मेनी लीडर्स डोंट टेक पार्लियामेंट सीरियसली। अब आप विपक्ष में भी कुछ ऐसे हैं नेता हैं और सत्ता पक्ष में है। प्रधानमंत्री की जो पार्लियामेंट की रिकॉर्ड देखिए, हाउ मेनी डेज ही हैज अटेंडेड, हाउ मेनी डेज राहुल गांधी हैज अटेंडेड, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट वाज सीन टू बी अ फोरम वेयर देयर वाज सीरियस डिबेट। अब क्या हुआ है कि उसकी जगह पे एक रबर स्टैंप पार्लियामेंट, मैं कहूंगा, मैं जानता हूं ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप जानिए कितने पहले 65 से 70% बिल जो थे सिलेक्ट और स्टैंडिंग कमेटी में जाते थे। धीरे धीरे फर्स्ट टर्म में मोदी जी के वो कम होते गए। अब वो लास्ट जो पीआरएस का जो डाटा है वो करीब 12-13% ही ऐसे बिल्स हैं जो जाते हैं सिलेक्ट और स्टैंडिंग कमेटी पर। तो ये अगर सरकार नहीं चाहती है किसी विषय पर डिबेट करना, जैसे महंगाई पर, तो होता नहीं है क्योंकि बीएससी में आपके नंबर है। हिमांशु जी की बात सही है कि विपक्ष भी डिवाइडेड है, लेकिन इसके साथ साथ जब इतनी बड़ी संख्या आपके पास है तो आप उस मेजॉरिटी का, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी का आप एक तरह से फायदा उठाकर एक मेजॉरिटी पार्लियामेंट बना देते हैं। एक
नंबर 2, अगर आप स्क्रूटनी के लिए कंटेंशियस बिल, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो है उस पर बहुत विवाद होगा, वो शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा कि वो बिल क्या वाकई लीगल है या नहीं, या राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ है, जो बड़ा बिल है। अब ऐसा बिल पहले जाता था स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के पास, अब वो भी नहीं जाता है। आप अमेंडमेंट भी नहीं मांगते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, महेश जेठमलानी राज्यसभा में खड़े होते हैं, वो बड़े वकील भी हैं, नॉमिनेटेड एमपी है, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया, वो खुद मानते हैं अपने डिबेट में कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पर शायद it will be declared unconstitutional or there will be some legal problem with that bill। इसके बावजूद आपका मेंबर ये कहता है, जो वरिष्ठ वकील है, लेकिन आप बगैर अमेंडमेंट के उसको पास करते हैं और सिलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी को भेजते भी नहीं है। तो एक वातावरण बन गया है, एक एनवायरनमेंट बन गया है कि जो सरकार चाहती है वही होगा। अगर आपको लगता है ये सही है, गुड लक टू यू, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता इस सरकार को। आज नंबर भी आपके पास है। रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट पार्लियामेंट आई थिंक सिंस 1988 जहां राज्यसभा में भी किसी एक पक्ष को 100 से ज्यादा एमपीज मिले हैं, बीजेपी को है। तो बीजेपी इज अ पार्टी ऑन द राइज और पार्लियामेंट देन बिकम्स अ रबर स्टैम्प। तो ये जो बहस होती है ना, कि हम चाहते हैं महंगाई पर बहस हो, लेकिन वहां जो होता है, एज इज राइटली बीन सेड, ये सरकार नहीं चाहती ऐसे मुद्दों को पार्लियामेंट में रखा जाए जिसमें बहस इस तरह से हो जहां सरकार डिफेंसिव पर हो। यह सरकार हमेशा डिफेंसिव पर नहीं रहना चाहती। दे ओनली वांट टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट एंड देयरफॉर दे चूज द इश्यूज वेयर दे कैन प्ले ऑन द फ्रंट फुट। और उनके सामने दो ही बड़े बिल जो वो पास करना चाहते थे, अमित शाह ने दोनों, और मैं अमित शाह को एक कहूंगा, ही कम्स वेरी वेल प्रिपेयर्ड। I have to give it. I have not seen out of all the ministers, Saurabh, on both the bills, MCD और criminal procedure, हर पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया, टोक कर जवाब दिया कभी कभी, but he comes prepared. But he wanted these two bills passed. Rest of the legislative business does not seem to matter then.